हेलो एवरीवन। हमारे आज के वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 1 और 2 से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है वो है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू। इसके चार ऑप्शंस हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बिफोर 1 सितंबर 1872, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड ऑन 1 सितंबर 1868, contracts made before 1st September 1872 and to be enforced after 1st September 1872. Contracts made on and after 1st September 1872. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका जो प्रभाव है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। मतलब जिस दिन वो लागू हुआ है उस दिन के पहले उस एक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ये प्रोस्पेक्टिव होता है, मतलब उस दिन जिस दिन ये लागू हुआ है वह दिन और उसके बाद जितने भी दिन हैं उसमें ये एक्ट अप्लाई होता है। तो जो ऑप्शन ए है वो 1 सितंबर 1872 से पहले की बात करता है, तो वो गलत होगा। जो सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट्स मेड ऑन 1 सितंबर 1868 भी पहले की बात करता है, तो इसलिए ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी है कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बिफोर 1 सितंबर 1872, तो अगेन ये पहले की बात कर रहा है 1872 1 सितंबर के, तो ये भी गलत होगा। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स मेड ऑन एंड आफ्टर 1 सितंबर 1872, मतलब जिस दिन 1 सितंबर 1872 को अगर उस दिन कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, किया गया है तो, और उसके बाद किया गया है तो वो अप्लाई होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्रिएटेड बाय। इसके ऑप्शंस हैं ए स्टेट, बी स्टैट्यूट, सी पार्टीज, डी कस्टम। इसका जो सही आंसर है वो है पार्टीज। कैसे? इसका मतलब यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं वो कौन क्रिएट करता है? तो ऑब्वियसली स्टेट क्रिएट नहीं करता। स्टेट ने कहीं पे भी ये गाइडलाइन नहीं दी है कि कॉन्ट्रैक्ट में कौन से राइट्स होंगे, कौन सी ड्यूटीज़ होंगी या कौन से राइट्स या ड्यूटीज़ नहीं होंगी। वैसे ही सेकंड है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून। कानून भी कहीं पर भी ये नहीं बताता कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कौन से राइट्स या ड्यूटीज़ होंगी। वो ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं उनको कैसे इन्फोर्स कराया जाएगा। थर्ड है पार्टीज, जो इसका सही आंसर है। कोई भी पार्टी अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट में अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को डिसाइड करती है, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है पार्टीज। और जो ऑप्शन डी है कस्टम और यूसेज, इसका भी सेम वही मतलब है जो स्टेट और स्टैट्यूट का है। ये भी कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट में कौन से राइट्स या ड्यूटीज़ होंगी वो नहीं बताता, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3 बोलता है एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन ब्लैंक ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्रीमेंट को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। इसका सही आंसर है बी, 2E में एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट, एन ऑफर, एन एक्सेप्टेंस। मतलब एक जो सेट होता है प्रॉमिस और कंसिडरेशन का, वो मिलकर आपस में क्या बनाता है। और इसके जो ऑप्शंस हैं, इसका सही आंसर है बी, मतलब अग्रीमेंट। अब इसको बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट, वो क्यों नहीं होगा? तो जो एक सेट रहेगा प्रॉमिस और कंसिडरेशन का वो अग्रीमेंट कहलाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? वो एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सके वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एक ऐसा सेट है प्रॉमिस और कंसिडरेशन का जिसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, बट वो एग्रीमेंट होगा। सेक्शन 2 का ये क्वेश्चन है। सेम चीज़ आती है ऑफर और एक्सेप्टेंस के साथ। सेक्शन 2 में इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है कि ऑफर क्या होगा और एक्सेप्टेंस क्या होगा। जब आप हमारे पिछले वीडियोस देखेंगे और उसमें हमने जब ऑफर और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन देखी है तो आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन कहीं से भी उन ऑप्शंस के सिमिलर नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर सही होगा वो होगा अग्रीमेंट। क्वेश्चन 5 देखते हैं। A promises to deliver his watch to B and in return B promises to pay a sum of rupees 2000. This is
एन अग्रीमेंट, अ प्रपोजल, एन एक्सेप्टेंस, एन ऑफर। मतलब ए प्रॉमिस करता है बी से कि वह अपनी वॉच बी को डिलीवर करेगा, और उसके बदले में इन रिटर्न बी प्रॉमिस करता है कि वह 2,000 रुपये ए को देगा। तो ये क्या होगा? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए, मतलब अग्रीमेंट होगा ये। और क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक प्रपोजल है, मतलब ए ने प्रपोज किया अपनी वॉच को डिलीवर करने का बी को। इसमें एक एक्सेप्टेंस है, मतलब बी ने उस ऑफ़र को, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, और उसमें कंसिड्रेशन भी है, मतलब उसके बदले में वो ए को 2,000 रुपये देने के लिए तैयार होता है। तो ये पूरा सेट मिलके एक अग्रीमेंट बनाता है। ये सेक्शन 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके ऑप्शंस हैं आर मेड बाय फ्री कंसेंट, आर मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टी, हैव लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 10 का ये क्वेश्चन है। जब हम सेक्शन 10 देख रहे थे तो उसमें व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बताया गया है, और उसमें ये तीनों रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं कि कोई भी एग्रीमेंट फ्री कंसेंट के थ्रू किया गया होना चाहिए, और कॉम्पिटेंट पार्टी के थ्रू किया गया होना चाहिए, और उसके जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है उनको लॉफुल होना जरूरी है। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 7 देखते हैं। एग्रीमेंट टू मर्डर अ पर्सन, इसका ऑप्शन है कैनॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इज वैलिड इन लॉ, इनवैलिड इन लॉ फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन, एंड डी है हैज नो कंसेंसस एट आइडम। इसका जो सही आंसर है वो है कैनॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगेन सेक्शन 10 का ये क्वेश्चन है। और क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का वो है एक पर्सन का मर्डर करना, जो कि अनलॉफुल है, और उसमें क्लियरली ये बताया गया है कि एक सही कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना ज़रूरी है कि जो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्वेश्चन 8 बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाता है। ऑप्शंस हैं इसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू इट, ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू इट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज टू इट, और ऑप्शन डी है म्यूचुअल लॉफुल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू इट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, म्यूचुअल लॉफुल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू इट। अब इसके बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज, ये सही है कि एक कॉन्ट्रैक्ट राइट्स और ऑब्लिगेशन बनाता है, बट उन राइट्स और ऑब्लिगेशन का लॉफुल होना जरूरी है और म्यूचुअल होना जरूरी है, मतलब एक दूसरे के सहमति से बना हुआ होना चाहिए। अगर वो राइट्स और ऑब्लिगेशन लॉफुल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट उस पर बाइंडिंग नहीं होता। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा डी, म्यूचुअल लॉफुल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू इट। क्वेश्चन 9 देखते हैं। A and B contract to marry each other. Before the time for the marriage, A goes mad. The contract becomes, इसके ऑप्शंस हैं void, illegal, valid, voidable. इसका सही आंसर है वो है void। सेक्शन 10 का अगेन ये क्वेश्चन है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट को सही होने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट को लीगल होने के लिए जो पार्टीज हैं उनको कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, और कॉम्पिटेंसी की एक रिक्वायरमेंट है कि जो पार्टी है उसको साउंड माइंड का होना चाहिए। यहाँ पर ए पागल हो जाता है, ए गोज मैड, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं होगा, इसलिए वो वॉइड बन जाएगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक इज मेड बाय वर्ड्स स्पोकन, मतलब खाली जगह दी हुई है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है कौन सी ऐसी चीज़ है जो शब्दों को बोल कर की जाती है। इसके ऑप्शंस हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, डी है अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। इसका जो सही आंसर है वो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 9 का ये क्वेश्चन है जिसमें यह बताया गया है कि प्रोमिसेस कैन बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का ये डेफिनेशन है कि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स चाहे वो बोल के किए गए हों या लिख कर किए गए हों तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। 11th क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रोमिसेस टू मैरी बी, लेटर ऑन बी डाइड, दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, इसके ऑप्शंस हैं बिकम्स वॉइड, बी है इज वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, सी है इज वैलिड, और डी है इज इलीगल। मतलब ए प्रॉमिस करता है बी से विवाह करने का, बाद में बी की मृत्यु हो जाती है तो
तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो मैरिज का है वो कैसा होगा? इसका जो सही आंसर है वह इट कम्स वॉइड। और क्यों? ये है बी की मृत्यु होने के कारण ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है। सेक्शन 56 का ये क्वेश्चन है, बट ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी समझना, इसलिए हम इसको चैप्टर 2 और 1 और 2 में डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए ये वॉइड हो जाता है क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि बी की मृत्यु हो गई है। अब परफॉर्मेंस ना कर पाने के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। 12th क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रपोजल में कंसिस्ट ऑफ अ प्रॉमिस फॉर डूइंग एन एक्ट, एब्स्टेनिंग फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, आइदर ए और बी, और डी है रिटर्निंग द कंसिडरेशन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आइदर ए और बी। सेक्शन 2 का ये क्वेश्चन है जहाँ पर हमने प्रपोजल की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति ये प्रपोज करता है कि वह यह कार्य करेगा या यह कार्य करने का लोभ करेगा, डूइंग एन एक्ट और एब्स्टेनिंग फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, आइदर ए और बी। क्वेश्चन 13 देखते हैं। ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय, इसके ऑप्शंस हैं ऑफरर, ऑफरी, प्रॉमिसर, और डी है आइदर ए और बी। इसका जो सही आंसर है वो है बी, ऑफरी। सेक्शन 2 का अगेन ये क्वेश्चन है जहां पर एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी गई है, वहां पर क्लियरली ये चीज लिखी हुई है कि जिसको ऑफर किया गया है वही पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब ऑफरी, केवल वही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर पाएगा, इसलिए ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली ऑफरी, इसलिए सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, ऑफरी। क्वेश्चन 14 देखते हैं। एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर मे बी मेड बाय वर्ड्स, बाय कंडक्ट। सी ऑप्शन है आइदर ए और बी, और डी ऑप्शन है नाइदर ए नॉर बी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आइदर ए और बी। सेक्शन 8 का ये क्वेश्चन है, वो बोलता है कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। तो यहाँ पे बाय वर्ड के थ्रू एक्सेप्टेंस हो सकती है, ये हम सबको पता है। बाय कंडक्ट के थ्रू हो सकती है या नहीं, ये सेक्शन 8 में दिया हुआ है कि हो सकती है, इसलिए जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, आइदर ए और बी। क्वेश्चन 50 लेते हैं। अ बिड एट एन ऑक्शन सेल इज, इसके ऑप्शंस हैं एन इम्प्लाइड ऑफर, बी एन एक्सप्रेस ऑफर, सी एन इन्विटेशन टू ऑफर, डी एन इन्विटेशन टू कम। इसका मतलब है कि एक ऑक्शन सेल अगर हो रही है तो उसमें अगर कोई बिड लगाता है तो वो क्या कहलाएगा? वो इम्प्लाइड ऑफर होगा या एक्सप्रेस ऑफर होगा या इन्विटेशन टू ऑफर होगा या इन्विटेशन टू कम होगा? इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक ऑक्शन क्या होता है। जो ऑक्शन होता है वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है, मतलब ऑक्शन के थ्रू सामने वाली पार्टी को बुलाया जाता है कि आप ऑफर कीजिए और फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर कोई बिड करता है, कोई उसमें दांव लगाता है, तो वो क्या होगा? एक्सप्रेस ऑफर होगा, मतलब उसने एक्सप्रेसली वर्ड्स के थ्रू उसने एक बिड लगाई तो वो एक एक्सप्रेस ऑफर होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सप्रेस ऑफर। क्वेश्चन 16 देखते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ, मतलब प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? वो किसके नॉलेज में आने के बाद कंप्लीट होगा? इसके ऑप्शंस हैं द पर्सन टू हुम इट इज मेड, द प्रपोजल, ऑप्शन सी है आइदर ए और बी, ऑप्शन डी है द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका जो सही आंसर है वो है द पर्सन टू हुम इट इज मेड। सेक्शन 3 का ये क्वेश्चन है, वहाँ पे हमने क्लियरली ये चीज़ देखी थी कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? जब वो प्रपोजल उस पर्सन के नॉलेज में आ जाता है जिसको वो प्रपोजल किया गया है, इसलिए इसका जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन ए। 17th क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल हिज हॉर्स टू बी एट ₹10,000। कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन, मतलब ए लेटर के थ्रू ये प्रपोज करता है कि वह अपना घोड़ा बी को 10,000 रुपये में बेचने को तैयार है। इस प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? इसके ऑप्शंस हैं व्हेन ए पोज द लेटर, व्हेन बी रिसीव्स द लेटर, व्हेन बी एक्नॉलेजेस दैट ही हैज रिसीव्ड द लेटर, और ऑप्शन डी है आइदर बी और सी व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब जब ए ने लेटर पोस्ट किया तब कंप्लीट होगा, या फिर जब बी ने रिसीव किया लेटर तब, या फिर जब बी ये एक्नॉलेज कर लेता है कि उसने लेटर रिसीव कर लिया है, या फिर ऑप्शन डी जो बोलता है कि या तो बी या फिर सी, जो भी पहले होता है।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बी एक्नॉलेजेस दैट ही हैज रिसीव्ड द लेटर। सेक्शन 3 का ये क्वेश्चन है और वहां पर हमने देखा था कि प्रपोजल जो है उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोज या ऑफरी, जिसको वो ऑफर किया गया है, जिसको वो प्रपोजल किया गया है, उसके नॉलेज में वो चीज़ आ जाती है। यहाँ पे कंफ्यूजिंग है ऑप्शन बी, बी रिसीव्स द लेटर। अगर बी ने लेटर रिसीव भी कर लिया है लेकिन उसके नॉलेज में ये बात नहीं आई है, तब भी ये नहीं माना जाएगा कि जो प्रपोजल है उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है। प्रपोजल का कम्युनिकेशन केवल तब कंप्लीट माना जाएगा जब जिसको वो प्रपोजल किया गया उसके नॉलेज में ये बात आ जाती है। 18th क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ काउंटर ऑफर व्हेन द ऑफरी गिव्स कंडीशनल एक्सेप्टेंस, द ऑफरी मेक्स फ्रेश ऑफर इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग ओरिजिनल ऑफर, द ऑफरी मेक्स सम क्वेरी, द ऑफरी एक्सेप्ट्स इट। इसका सही आंसर है ए, द ऑफरी गिव्स कंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसके बाकी ऑप्शंस हम पहले देखते हैं। द ऑफरी मेक्स फ्रेश ऑफर, अगर फ्रेश ऑफर करता है तो वो ऑफर कहलाएगा ना कि काउंटर ऑफर कहलाएगा। ऑप्शन सी जो है वो बोलता है व्हेन ऑफरी मेक्स सम इंक्वायरी या क्वेरी, मतलब अगर ऑफरी जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है, कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, तो वो एक ऑफर नहीं है, वो इंक्वायरी है, क्वेरी है। मतलब वो अपनी जो भी उसके डाउट्स हैं, जो भी उसको प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ना कि वो एक नया ऑफर कर रहा है। और जो ऑप्शन डी है वो है द ऑफरी एक्सेप्ट्स इट, मतलब अगर ऑफरी उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो एक प्रॉमिस बन जाएगा, ना कि काउंटर ऑफर। अब ऑप्शन ए देखते हैं, द ऑफरी गिव्स कंडीशनल एक्सेप्टेंस। सेक्शन 7 में हमने ये देखा था कि जो एक्सेप्टेंस है उसको एब्सोल्यूट होना जरूरी है। अगर वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब बिना किसी कंडीशन के अगर नहीं की गई है, तो वो प्रॉमिस में नहीं बदलेगी। तो अगर कोई कंडीशन लगाई जाती है तो क्या होगा? अगर ऐसी कंडीशन में वो जो ऑफर है, जो एक्सेप्टेंस ने जो कंडीशन लगा के वापस एक्सेप्टेंस भेजी है, वो काउंटर ऑफर कहलाएगा। इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने एक ऑफर किया और उसके बदले में आपने उसको एक दूसरा ऑफर दिया, उसके बदले में, तब वो कहलाएगा काउंटर ऑफर। इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, द ऑफर गिव्स कंडीशनल एक्सेप्टेंस। 19th क्वेश्चन देखते हैं। ए ऑफर्स टू सेल हिज कार फॉर ₹50,000 to B. B says he would buy it for ₹40,000. This is a case of, अगेन जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा ये वही केस है। इसके ऑप्शंस हैं काउंटर ऑफर्स, इम्प्लाइड ऑफर्स, डायरेक्ट ऑफर्स या एक्सप्रेस ऑफर। इसका जो सही आंसर है वो है काउंटर ऑफर। और क्यों काउंटर ऑफर होगा? क्योंकि जो ऑफर था वो था ₹50,000 का। बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करने की बजाय उसको एक कंडीशनल ऑफर बना के वापस भेजा, मतलब उसने अपना एक काउंटर ऑफर भेजा कि वह कार खरीदने को तैयार है लेकिन 40,000 रुपए में। उसने कंडीशन लगाई, इसलिए जो वो ऑफर था वो काउंटर ऑफर में बदल गया। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा काउंटर ऑफर, ऑप्शन ए। 20th क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज डज द ऑफर कम टू एन एंड, मतलब नीचे जो सर्कमस्टेंसेस दी हुई हैं उनमें से कब एक जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा। इसके ऑप्शंस हैं लैप्स ऑफ टाइम, काउंटर ऑफर, डेथ ऑफ ऑफरर और ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। सेक्शन 6 का ये क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ था रिवोकेशन हाउ मेड, रिवोकेशन कैसे किया जाएगा। उसमें हमने देखा था कि ऑफर का रिवोकेशन जिन तरीकों से हो सकता है उसकी लिस्ट दी हुई थी और उसमें ये तीनों चीजें इंक्लूडेड थे। काउंटर ऑफर उसमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसको समझने के लिए हमको सेक्शन 7 भी समझना होगा कि अगर एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है तो वो ऑफर स्टैंड नहीं करता, उसके बाद वो ऑफर खत्म हो जाता है। तो अगर काउंटर ऑफर है तो वो एक नया ऑफर हो गया, मतलब अगर जो ऑफर है वो उस काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करता है तब प्रॉमिस बनेगा। लैप्स ऑफ टाइम अगर होता है तो ऑफर खत्म हो जाएगा। डेथ अगर ऑफर की हो जाती है या ऑफरी की हो जाती है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले, तब भी ऑफर खत्म हो जाएगा। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 1 और 2 से, कुछ और क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस चैप्टर 1 और 2 के हम आगे आने वाली वीडियो में अपने डालने वाले हैं, इसलिए वो वीडियो भी ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।